Hello students, we are going to discuss NEET 2019 paper which was conducted on May 2019. So let me start the discussion with our chemistry paper. Hi, the question says under isothermal condition a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is given that 1 liter bar is equal to 100 जूल. जब आप एक गैस के द्वारा वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन हमारा होता माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई करते हैं इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे यहां पे लिखा जाता है. तो ये वर्क डन बाय द गैस होता है. अगर गैस एक्सपेंशन में जाती है तो वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है और गैस कंप्रेशन में जाती है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है. तो ये सिस्टम हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में फॉलो करते हैं एज पर आईयूपीएसी प्रोसेस. सो आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर आपको 2 बार यहां पे गिवन है. फाइनल वॉल्यूम आप देख सकते हैं 0.1 लीटर से 0.25 लीटर हो चुका है, तो 0.25 लीटर फाइनल वॉल्यूम है माइनस 0.1 लीटर आपका इनिशियल वॉल्यूम है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लिखेंगे 2 बार इंटू 0.15 लीटर. तो मल्टीप्लाई करते हैं जब इस पार्ट को तो आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस, ये आपका आता है 0.3 बार लीटर. और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लीटर बार 100 जूल के इक्वल होता है. तो अगर आप इसको बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 इंटू 100 जूल. तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये वैल्यू आपकी -30 जूल को रिप्रेजेंट करती है. तो वर्क डन बाय द गैस जो भी है -30 जूल आप लिख सकते हैं. ये हमारा फाइनल आंसर है. The question says a compound is formed by cation C and anion A. एक कंपाउंड कैटायन C और एनायन A से मिलकर बना है. इट इज आल्सो गिवन द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP लैटिस. जो एनायन है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP लैटिस बनाता है. एंड द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो हमें यह पता है कि अगर एक HCP लैटिस में अगर यहां पे n एटम है तो n एटम अगर प्रेजेंट है उसमें n एनायन प्रेजेंट है तो उसमें n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. तो हम यहां बोल सकते हैं कि वॉइड तो n के n ही होंगे ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये कहता है सिर्फ 75% ऑक्यूपाई किया है. तो आप ये बोल सकते हैं कि उनमें से 75% को तो ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी के खाली हो गए. तो इन दोनों का जो रेशियो है वो ये आ जाता है. आप देख सकते हैं 25 से डिवाइड करने के बाद ये आता है 3n/4 और ये रेस टू n. तो आप दोनों साइड n को कैंसिल कर सकते हैं. आप इसको 3/4 लिख सकते हैं. यानी C के अपने पास अगर 3 एटम है तो A के अपने पास 4 एटम होंगे. तो इस बेसिस पर ये आपका फाइनल आंसर है. The question say pH of a saturated solution of CaOH2 is 9. CaOH2 का pH, CaOH2 solution का pH 9 given है. The solubility product Ksp of CaOH2 is. तो हम यहां देख सकते हैं जो ये CaOH2 ये सॉलिड है, ये सोल्यूबल होने के बाद इस तरीके से Ca+2 एक्वस और साथ में 2OH- एक्वस, इस तरीके से ये डिसोसिएट होता है. तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH2 इज 9. इसका pH 9 दे रखा है. अगर हमें pH 9 दे रखा है तो हमें पता है POH जो कि 14 PH होता है. POH 14 PH होगा, यानी आप इसको 14 - 9 यानी कि आप इसे 5 लिख सकते हैं. अगर POH 5 है इसका मतलब है OH- की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 10⁻⁻5 होगी. तो आप इस क्वेश्चन में समझे, अगर ये डिसोसिएट होके इसके A आयन बनाता है तो इसके 2A आयन बनाएगा और 2A का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10⁻⁻5. और इस बेसिस पर आप A का वैल्यू बोल सकते हैं 10⁻⁻5/2.
2 रहेगा। तो हमारा A और 2A दोनों का वैल्यू आ चुका है। जब आप इसमें KSP निकालेंगे तो KSP का वैल्यू होगा Ca+2 का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 2, ये आप लिख सकते हैं। तो Ca+2 का कंसंट्रेशन हमारे पास है 10⁻⁻⁵/2 और यहां पे ये वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻⁵ तो इसको सोल्व करने पर हमारा आता है 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट हो जाता है। द क्वेश्चन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो अगर हम हेबर प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, N2 गैस H2 गैस से कंबाइन करके N2 गैस H2 गैस से कंबाइन करके इस तरीके से 2NH3 बना देती है, 2NH3 गैस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें कंडीशन चेंज करते हुए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमें 20 मोल अमोनिया, इसके 20 मोल हमें मिलने वाले। अगर इसके 20 मोल मिलते हैं तो उस मेथड से अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3 के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसके कोफिशिएंट जो कि 3 है, और इसमें मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व करने के बाद मोल्स ऑफ H2 आपका आता है 30। तो आप बोल सकते हैं H2 के 30 मोल हमारे सामने होंगे। तो इस बेसिस पर थर्ड आंसर हमारा रहेगा। द क्वेश्चन से फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जब भी दो चीजों की मिक्सिंग होती है तो आप ये तो बोल सकते हैं कि उसमें डेल्टा H मिक्सिंग, यानी उनको मिक्स करने पर कोई भी किसी टाइप की हीट रिलीज नहीं होती, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगी, क्योंकि उनमें इंटरेक्टिव फोर्सेस सेम टाइप की होती है, इसलिए कोई भी एनर्जी वहां रिलीज नहीं होती। इसी के साथ अगर वो मिक्स होते हैं तो मिक्स होने पर रैंडमनेस बढ़ती है, आप बोल सकते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मिक्सिंग वो आपकी लेस देन 0 होगी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट केस में तो डेल्टा एस 0 दे रखा है जो कि गलत है, सेकंड केस में डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन इक्वल टू 0 दे रखा है। आइडियल सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसके बाद देख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद डेल्टा जी 0 दे रखा है जो कि नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। The question says for a cell involving one electron, E naught cell is 0.59 volt at 298 Kelvin. The equilibrium constant for the cell reaction is। तो हमें पता है जो E cell है, E cell का वैल्यू होता है E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Q, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है Q, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू तो 0 हो जाती है और जो Q है ये Kc के इक्वल हो जाता है, और ये वैल्यू जो पूरी वैल्यू है इसमें N का वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.059 वोल्ट। तो आप इन सब का वैल्यू रख सकते हैं, 0 है ये। E नोट सेल हमें गिवन है 0.59 माइनस आपको ये वाली वैल्यू, अगर n का वैल्यू मैं 1 रख दूं तो ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पार्ट निकालना है, तो आप लिख सकते हैं 0.059 log QC हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को अरेंज करने के बाद हमारा log Kc का वैल्यू हमारा 10 आ जाता है। log Kc का वैल्यू 10 आता है, तो इस बेसिस पर आप Kc लिख सकते हैं 10 to the power 10। तो इस बेसिस पर हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो ये 1 into 10 to the power 10, थर्ड हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो सनलाइट आती है अर्थ सरफेस पे उसका कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल भूमिका निभाता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ओजोन भी करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा नहीं करता। सो ये हमारा फाइनल आंसर। द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 आइन।
तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, जिसमें बोला गया 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन और 4 पर आइन है। तो वैसे तो अगर आप ये नाम देखेंगे तो इस साल ये नाम जो दिया गया है ये गलत दे दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर इस नाम के साथ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एटम लगाने के बाद अगर हम इसमें सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करें, जैसे आप इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे ये नाम इस तरीके से सही नहीं है। Hi, the question says which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to the molecular orbital theory? So हमें पता है जब आप molecular orbital theory के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उसमें लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद हम लिखते हैं पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। तो इस सीक्वेंस में आप इनको भरते और ये इनका एनर्जी का ऑर्डर होता है, ये जो मैंने लिखा है एनर्जी का ऑर्डर होता है, इन दोनों में एनर्जी यहां पे इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये कैंसिल हो जाता है पार्ट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर पा रहे हैं और इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं सिर्फ इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं 2 4 6 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है ऐसा, तो आप सभी ऑप्शन में देख सकते हैं इन सब में C2 एक ऐसा है जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो हम देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला जाता है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, तो ए हमारा सही रिएक्शन है। बी केस में देखते हैं MnO4 2- हमें गिवन है, MnO4- और MnO2, यानी MnO2 में यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहां ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +6 से +7 ऑक्सीडेशन और +4 मतलब रिडक्शन, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद हम यहां देखते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट है, इससे यहां पे +6 में जाता है और +4 में, यानी दोनों ही केस में उसका रिडक्शन हुआ है, तो ये हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। यहां पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इस बेसिस पे ए और बी हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। Hi, the question is among the following the narrow spectrum antibiotic is। तो narrow spectrum antibiotic क्या होती है, जो एक selected group of बैक्टीरिया को किल करती है, एक बड़े प्रपोर्शन में से कुछ पार्ट को ही किल करती है। तो इसमें पेनिसिलिन जी हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को रिप्रेजेंट करता है। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको एक्वस सॉल्यूशन में दिया गया, तो इसके अंदर हम क्राउडिंग से लेके उसकी सॉल्वेशन की स्टेबिलिटी से लेके उसके अंदर जो आई इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट है, उन सबको कंसीडर करते हुए जब हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पार्ट में देखते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है वो 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री इस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, इसमें 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है, तो फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन है। The question says which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged colloidal AgI- solution। तो ऐसे तो हम देखते हैं, तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए हमारे पास AgI प्लस आप ये बोल सकते हैं उसमें I- एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे वो सोल बने, यानी Ag प्लस I- दोनों हो और I- का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहां देख सकते हैं फर्स्ट केस में 50 मिलीलीटर 1 मोलर, 50 मिलीलीटर 1.5 मोलर, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, क्योंकि Ag प्लस जितना प्रेजेंट है उससे ज्यादा अमाउंट में I- प्रेजेंट है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं 50 मिलीलीटर 1 मोलर,
50 मिलीलीटर 2 मोलर, यानी I माइनस का अमाउंट Ag प्लस के अमाउंट से दुगना है। आप यहां तीसरे केस में देख सकते हैं 50 मिलीलीटर 2 मोलर, 50 मिलीलीटर 1.5 मोलर, इसमें I माइनस का अमाउंट कम है। इस केस में देख सकते हैं 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर, इस केस में दोनों बराबर है। तो वैसे देखने को तो आप ये बोल सकते हैं कुछ अमाउंट में जो सोल है वो फर्स्ट पार्ट में भी बन सकता है, लेकिन हमें यहां जो बनाना है वो मैक्सिमम अमाउंट की तरह हम सोचते हुए सिंगल आंसर सेलेक्ट करते हुए सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। द क्वेश्चन सेज कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O H प्लस रिलीज करने के बाद OH माइनस और साथ में H प्लस देता है। इसी तरीके से अगर मैं HF की बात करता हूं तो HF भी H प्लस देने के बाद F माइनस और साथ में H प्लस देता है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ बेस का भी काम कर सकते हैं। इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस है, तो इस बेसिस पे अपना फाइनल आंसर जो है वो ये थर्ड आ जाता है, OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। द क्वेश्चन सेज विच विल मेक बेसिक बफर। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक बफर होता क्या है। बेसिक बफर में आपको एक वीक बेस चाहिए और उस वीक बेस का सॉल्ट ऑफ वीक बेस, उसी वीक बेस का सॉल्ट हमें चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तो आपका बेसिक बफर बनने जा रहा है। तो सबसे पहले पार्ट में हम देखते हैं 0.1 मोलर 50 मिलीलीटर और 25 मिलीलीटर 0.1 मोलर CH3COOH गिवन है। हमें साफ पता चल रहा है कि दोनों में कंसंट्रेशन पार्ट तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम इसका ज्यादा होने से, जो कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करता, वॉल्यूम ज्यादा होने से स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, इससे तो कोई बफर नहीं बनेगा। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं यहां आपका ये एसिड है और ये आपका बेस है, दोनों की क्वांटिटी बराबर होने से ये एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाएगा, ये भी बफर नहीं बनाता। इस केस में आप देख सकते हैं दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन इस बेस का क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, कुछ पार्ट तो NH4 का बाकी रह जाएगा, बाकी पार्ट रिएक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें NH4Cl बन जाएगा। मतलब एक सॉल्ट भी है, एक वीक बेस भी है, तो आपका ये बेसिक बफर बनने जा रहा है। अगले केस में आप देख सकते हैं HCl और NaH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। द क्वेश्चन से द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। तो अगर हम किसी कंपाउंड पे प्रोटोनेशन करते हैं यानी H प्लस लगाते हैं तो आप ये सिंपली बोल सकते हैं वो कंपाउंड बेसिक होगा, और जो सबसे कम बेसिक होगा उस पे H प्लस का अटैक डिफिकल्ट होगा। तो आप ये देख सकते हैं इस केस में यहां पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, दो लोन पेयर है सभी ऑक्सीजन के पास, लेकिन इस केस में ये लोन पेयर रेजोनेंस में होने के कारण, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेता है, जिससे उस ऑक्सीजन पर H प्लस का अटैक डिफिकल्टी से होगा। तो आप ये कह सकते हो लीस्ट प्रोटोनेशन इस कंपाउंड पर होने वाला है। द क्वेश्चन से द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो आपको एक कंपाउंड दिया गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको डबल बॉन्ड तक ले जाकर रोक देना है और दोनों के दोनों H सेम साइड पे कनेक्ट हुए हैं, यानी ये सिन एडिशन है। तो सबसे पहले तो हम Na लिक्विड NH3 लेते हैं, ये तो एंटी एडिशन दिखाता है। H2PDC क्विनोलिन ये पार्शियल रिडक्शन करता है और सिर्फ एक ही साइड पर कनेक्ट होते हुए डबल बॉन्ड पर रिएक्शन को रोक देता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। Zn और HCl ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता और इस केस में ये OH का कनेक्शन करके उसमें फाइनली कीटोन का फॉर्मेशन ये करता। तो आप ये देख सकते हैं अपना फाइनल आंसर यहां पे सेकंड आएगा। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। हम देख सकते हैं SI, इसके साथ 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसके बाद GE, इसके साथ 6 क्लोरीन लगे हुए हैं, SN, इसके साथ 6 OH लगे हुए हैं, और लास्ट में हम देख सकते हैं फिर से SI, इसके साथ हम देख सकते हैं 6 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो वैसे तो क्या है, इनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये इतने ज्यादा अमाउंट में बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन हम यहां देख सकते हैं इसमें SI सबसे छोटा एटम है, उसके साथ जब फ्लोरीन लगा था तो ठीक था क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी कम होता है, लेकिन जब आप इसके साथ एक बड़ा एटम जैसे क्लोरीन जैसा बड़ा एटम लगा देते हैं तो 6 एटम इसको घेर पाना, इसको सराउंड कर पाना 6 एटम द्वारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिपल्सन के कारण। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इस केस में ये सबसे कम स्टेबल होगा क्राउडिंग के चलते। द क्वेश्चन से
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आप देखते हैं SrOH2, CaOH2, MgOH2 और BeOH2 दिया है। अगर इन मेटल्स को मैं लिखता हूं Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम और Sr स्ट्रोंशियम, तो इनमें ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं ऊपर ये इतना मेटेलिक नहीं है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर दिखा सकता है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर हमें दिखाएगा, बाकी के बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं, इसलिए फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन सेज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आप देख सकते हैं क्यूमीन का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, जिसके साथ O2 की रिएक्शन करवाते हैं। इसको अगर हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो O2 OO बॉन्ड में टूटते हुए, यानी उसका जो पाई बॉन्ड है टूटते हुए इस हाइड्रोजन पर अटैक करते हुए यहां से H रेडिकल निकाल लेता है। जिस H रेडिकल के निकलने के पश्चात हम यहां बोल सकते हैं वही O रेडिकल यहां कंबाइन करते हुए एक टाइप का इंटरमीडिएट बनाता है, जिसमें इस कार्बन पर OO बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहां कोई भी ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहां पे ये OO बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके साथ देख सकते हैं यहां OO बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन वो बेंजीन से कनेक्टेड है, ये गलत ऑप्शन है। यहां पे ये साइड वाले कार्बन के साथ वो कनेक्ट हुआ है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फाइनल आंसर हमारा सेकंड रहेगा। द क्वेश्चन से द मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो अगर हम इन आयन को बनाएं तो हम लिख सकते हैं MnO4 2- और दूसरा आयन है MnO4-। तो इन आयन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है Mn डबल बॉन्ड O O- एंड O-। इस केस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O-, इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन एटम में जो ओवरलैपिंग होगी वो p ऑर्बिटल के द्वारा होगी, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, और आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं 2p ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैपिंग करेगा। और Mn की मैं अगर बात करूं तो उसके पास d ऑर्बिटल भी खाली है, तो वो अपने एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल जो है उनका यूज ऑक्सीजन एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हुए पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज करता है। तो आप ये बोल सकते हैं इन दोनों में ही जो बॉन्ड बनेंगे वो d पाई p पाई की ओवरलैपिंग से ये वाला पाई बॉन्ड यहां बनने वाला है, जिसमें d पाई Mn का ऑर्बिटल होगा और p पाई ऑक्सीजन एटम का ऑर्बिटल होगा। तो आप ये बोल सकते हैं पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है, विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग तो बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड में बोल रहा है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। इसके बाद फोर्थ केस में देख सकते हैं पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है ये हमें देखना है। तो अगर हम इन सारे एटम्स को एक साथ लिखें, आप लिख सकते हो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सारे एटम हमने लिख लिए हैं। अब हमें ये पता है कि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे ही 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण और ये काफी ज्यादा स्टेबल होने के कारण, नोबल गैस होने के कारण, ये तो वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी में काफी ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन ये दोनों एक एक स्टेप आगे रख दिए जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं सबसे पहले लिथियम आएगा फिर बोरोन आएगा। तो आप देख सकते हैं लिथियम के बाद बोरोन इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, बोरोन के बाद फिर बेरिलियम आएगा, फिर आपका कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, यहां कार्बन के बाद नाइट्रोजन है। तो इस बेसिस पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, उसका रेट कांस्टेंट के है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट के इनटू टाइम टी इज एक्चुअली इक्वल टू 2.303 log ए नोट। ए नोट यहां इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए यहां
80 यहां टी टाइम पर कंसंट्रेशन, अगर 99 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 1% कंपाउंड बाकी रह चुका होगा। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 बाय के से हम इस तरफ डिवाइड कर देते हैं। लोग आप लिखोगे ए नोट और यहां पे नीचे जो कंसंट्रेशन बाकी रहेगी 1%, यानी आप इसमें लिख सकते हैं ए नोट बाय 100। तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं 2.303 बाय के और यहां लिखा जाएगा log 100, log 100। ये जो log 100 हमने लिखा है इसकी वैल्यू 2 होती है, log 100 2 के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं 2.303 बाय के इंटू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी आ जाती है 4.606 बाय के। तो हम देख सकते हैं 4.606 बाय के ये हमारा थर्ड ऑप्शन में गिवन है। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो PCl5 को अगर हम देखते हैं तो PCl5 में 5 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन के साथ, 3 तो इस तरीके से इक्विटोरियल प्लेन पर होते हैं, 2 ऐसे एक्सियल क्लोरीन यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 3 इक्विटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। इन सब का आपस में एंगल 120 डिग्री होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया 2 एक्सियल, ये वाले ऊपर और एक नीचे जो क्लोरीन है ये दोनों एक्सियल क्लोरीन होते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एंगल 180 डिग्री है एक दूसरे के साथ। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCl बॉन्ड। एक्चुअली इक्विटोरियल पोजीशन पर जो भी क्लोरीन प्रेजेंट है उनमें एंगल ज्यादा होने के कारण रिपल्सन कम होता है, लेकिन एक्सियल वाले क्लोरीन पर रिपल्सन ज्यादा होने से वो थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं, जिससे उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। सो हम कह सकते हैं एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था। लास्ट ऑप्शन सेज PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। PCl5 तो काफी ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, P के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि हमें चूज करना था। तो क्वेश्चन से 4d 5p 5f and 6p orbital are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, तो अगर हम इन सबको लिख लें 4d 5p 5f and 6p, इन सबको लिख लेते हैं और इनमें n+l रूल, n+l एनर्जी रूल है, जिसमें n+l का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर n+l का वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में हम जिसका n वैल्यू ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा लेते हैं। तो n+l का अगर हम वैल्यू लें 4 तो दिया ही है n का वैल्यू, d ऑर्बिटल के लिए l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 2 होता है, तो आप इसमें n+l 6 ले सकते हैं। p के लिए ये चीज 1 होती है, 5 + 1 6 ले सकते हैं। f के लिए ये चीज 3 होती है, 5 + 3 8, और p के लिए 1 होती है, 6 + 1 7। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें 5f की है क्योंकि उसमें n+l का वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर उसमें एनर्जी आप 6p की है, क्यों? उसमें n+l का वैल्यू 7 है। फिर इन दोनों को हम लेंगे, इसमें n+l का वैल्यू सेम है, तो जिसमें n का वैल्यू बड़ा होगा 5p और लास्ट में 4d। तो ये हमारा इनमें एनर्जी का सीक्वेंस है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन 1 में मैच करता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से थे? हम उन पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं जो ओवर द टाइम डिकम्पोज होकर छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। तो हम देख सकते हैं नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नाइलॉन 6 और बूना S भी ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट NCERT से आया क्वेश्चन है, उसमें 2 पॉलीमर जो दिए गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, उनमें से एक ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है। द क्वेश्चन से मैच द जीनोन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो हम यहां देख सकते हैं पहला जो कंपाउंड हमें गिवन है XCF4 है। अगर आप जीनोन में देखें, जीनोन वैसे तो एक नोबल गैस है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। उन 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ले लिए हैं, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो 2 लोन पेयर का काम करेगा। तो आप जीनोन में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 4 फ्लोरीन ऐसे लगने के बाद
एक लोन पेयर ऐसे ऊपर और एक लोन पेयर नीचे रहेगा, क्योंकि इनमें रिपल्सन के कारण ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे। तो आप बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर रहेगा, तो आप इसमें सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके साथ XeF6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ले रखे हैं, एक लोन पेयर बाकी है। तो ऐसे केस में जिनोन क्या करता है, अपने इन 6 फ्लोरीन को ऐसे लगा लेता है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, और ये जो लोन पेयर है ये इस तरीके से साइड में रहता है, जिसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी हम बोलते हैं। तो इस केस में इसका आंसर थर्ड रहेगा। इसके बाद XeOF4 की मैं बात करूं तो इसमें भी टोटल जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगा, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रखेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं अगर बनाता हूं तो आप इस तरीके से जिनोन में 4 फ्लोरीन लगा सकते हैं, एक ऑक्सीजन लगा सकते हैं, एक लोन पेयर रखेंगे, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ये आपकी स्ट्रक्चर इसमें आती है। XeO3 की मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं जिनोन में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और एक लोन पेयर ऐसे ऊपर रह जाएगा। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ए के अंदर तो सेकंड आएगा, ए के अंदर तो आपका सेकंड आता है, बी में थर्ड आता है, सी में फोर्थ आता है और डी में फर्स्ट आता है। तो इस बेसिस पे आप सेकंड आंसर फाइनली यहां पे ले सकते हैं। क्वेश्चन से विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। यहां पे E ये ऑक्सीजन वाले सारे एटम हैं, तो आप यहां पे ऐसे देख सकते हैं ऑक्सीजन S, Se, Te, Po। अगर ये सारे एटम मैं लेता हूं और इनका H एटम के साथ बॉन्ड मैं कंसीडर करता हूं तो साइज इंक्रीज होते हुए ये बॉन्ड वीक होने लगता है। आप ये भी बोल सकते हैं यहां ऑक्सीजन के साथ उसमें ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी, जिससे ये वाला बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर जब ये सारे के सारे एटम H एटम से बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है, यानी आप लिख सकते हैं इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो इस सीक्वेंस में रहेगी। जो ये बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस है यही इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। तो इस बेसिस पे अपना फाइनल आंसर यहां पे 3 आ जाएगा। द क्वेश्चन से द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। तो एक्चुअली इस केस में जो 3 ब्रोमीन होते हैं वो 3 ब्रोमीन आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं और इसके साथ ही डबल बॉन्ड O, 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 इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें दोनों ब्रोमीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट पाई जाती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इस बेसिस पर आप आंसर 1 कंसीडर कर सकते हैं। The question say an alkene A on reaction with O3 and ZnH2O gives propanone and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of the product B is. तो आपको B का स्ट्रक्चर बताना है। तो हमें ये जो रिएक्शन दी गई है ये O3ZnH2O वाली, ये जो रिएक्शन हमें दी गई है O3ZnH2O वाली, ये एक्चुअली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बेसिस पे हमें एक प्रोपेनॉन, यानी आप बोल सकते हैं एक तो ऐसे प्रोपेनॉन हमें मिला है और दूसरा हमें इथेनॉल मिला है। तो हम उसमें इस तरीके से इथेनॉल और प्रोपेनॉन इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो कंपाउंड आने वाला है वो कुछ इस तरीके से, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन और एक कार्बन इस तरीके से रहेगा। ये हमारा कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड में मैं HCl की रिएक्शन करवाता हूं तो हम साफ देख सकते हैं मार्कोवनिकोव रूल के बेसिस पे क्लोरीन इस कार्बन पर आएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप क्लियरली देख सकते हैं। 3 हमारा फाइनल आंसर है। The question say enzymes that utilize ATP in phosphate transfer required an alkaline earth metal M as the cofactor M is। तो क्वेश्चन में गिवन है एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी। तो जितने भी एंजाइम एटीपी का यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए उन्हें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैग्नीशियम हमारा इसमें फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से विच वन इज मेलासाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कॉपर के सॉल्ट को कहा जाता है जिसमें CuCO3 और CuOH2 इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये 4th हमारा आंसर रहेगा। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में क्या होता है, स्पेसिफिकली जब आप H एटम की बात करते हैं, H एटम की बात करते हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑर्बिट पर पहुंचता है,
2 नंबर ऑर्बिट पर पहुंचता है किसी भी ऑर्बिट से, जैसे 2 से हायर ऑर्बिट से, 3 से, 4 से, 5 से, यानी आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी से किसी भी ऑर्बिट से जब 2 नंबर ऑर्बिट पर आता है तो हम उसे बामर सीरीज बोलते हैं और उसे विजिबल रीजन में रखा जाता है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये बामर सीरीज इसका फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से द मिक्सचर दैट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की मैं बात करूं, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर कम रहा होगा, यानी उसने नेगेटिव डेविएशन दिखाया होगा वेपर प्रेशर में। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं सोल्यूट और सोल्वेंट, सोल्यूट एंड सोल्वेंट के अंदर उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़िया प्रेजेंट होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो हम देख सकते हैं जब नाइट्रिक एसिड आप वाटर में लेते हैं तो एसिड और वाटर में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ इथेनॉल और वाटर दोनों में एच बॉन्डिंग है, तो दोनों में फोर्सेस सेम ही टाइप के होंगे, ज्यादा चेंज यहां नहीं मिलेगा। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, तो हम देख सकते हैं एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में, इसमें आप ये बोल सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिल सकता है। हेप्टेन और ऑक्टेन इसमें कोई डेविएशन हमें नहीं मिलता। तो फर्स्ट हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से फॉर द सेल रिएक्शन हमें गिवन है E नोट सेल इज 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा आर जी नोट फॉर द सेल रिएक्शन इज गिवन दैट Faraday's कांस्टेंट F इज इक्वल टू 96500 कूलम मोल -1। तो हमें ये पता है कि ये जो डेल्टा जी नोट होता है, ये इसका वैल्यू होता है -NF E नोट सेल, -NF E नोट सेल, जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। आप यहां देख सकते हैं Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां से Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला गया है। तो इस बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि एक Fe के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो 2 Fe के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, जिससे n की वैल्यू हम बोल सकते हैं 2 है। F की वैल्यू हमें गिवन है 96500 और E नोट सेल 0.24 आपको गिवन है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 46320 इतना जूल यहां आ जाता है, जिसको अगर हम किलो जूल में लिखें तो -46.32 किलो जूल आप इसमें लिख सकते हैं। तो अपना फाइनली आंसर ये 1 आ जाएगा, जो कि पर मोल के लिए गिवन है। हाय, द क्वेश्चन से इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। आपको बोला गया एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। एंट्रोपी कब बढ़ती है, इंक्रीज कब होती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल बना रहे हो, यानी आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ती है। अगर आप कोई मिक्सचर बना रहे हैं, रैंडमनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। फर्स्ट केस में देखते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को गैस में बदला जा रहा है। दूसरे पार्ट में बोला गया एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस का एक्सपेंशन कर रहे हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर फैल रहे हैं, इससे भी एंट्रोपी बढ़ती है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, फिर से आप गैस के मॉलिक्यूल बना रहे हो, इससे भी एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन यहां देखो 2 H एटम को कंबाइन करके एक H2 मॉलिक्यूल में बदल दिया, जिससे एंट्रोपी कम होगी, और यही हमारा नेगेटिव एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, यहां कुछ कंपाउंड स्पेसिफाइड है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्योर नाइट्रोजन दिया गया है। आप देख सकते हैं क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। अमोनिया से आप नाइट्रोजन उतना आसानी से नहीं बना सकते प्योर फॉर्म में, उसमें साथ में इक्विलिब्रियम रहता है, H2 गैस ही बनती है। लेकिन सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड जो है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे इनमें प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो प्योर नाइट्रोजन के लिए फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। हैबर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 तथा H2 इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों, जिससे NH3 बनता है और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हुए अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये हमारे थर्ड ऑप्शन आएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, SO2 का ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट करते हुए SO3 बनाते हुए बाद में उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप यहां सेकंड ऑप्शन यहां ले सकते हैं। डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप इस डेक्कन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर HCl को O2 से रिएक्ट करवाते हुए क्लोरीन गैस
बनाई जाती है, तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ए के अंदर फोर्थ आएगा, ए के अंदर फोर्थ आएगा, बी के अंदर थर्ड आएगा, सी के अंदर सेकंड और डी के अंदर फर्स्ट। तो हमारा फोर्थ आंसर फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है PbF4 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। PbF4 में अगर आप देखेंगे तो Pb एक बड़ा एटम है, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, F काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट नहीं है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ही चुनना था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। Si सिलिकॉन के पास empty d ऑर्बिटल भी है और ये बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइसिस में चला जाता है, करेक्ट ऑप्शन है। हमें तो इनकरेक्ट चूज करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट इस एटम पर नहीं लग पाता, इसलिए GeX4 यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा GeX2 के कंपैरिजन में। ये भी सही ऑप्शन है। फोर्थ स्टेट में दिया गया SnF4 इज आयनिक इन नेचर, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो माइनस की फॉर्म में रहना चाहेगा, Sn प्लस की फॉर्म में रहना चाहेगा। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चूज करना था, इसलिए फर्स्ट आंसर फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होते हैं, जिन्हें हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं, इन्हें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहां देख सकते हैं वैलिन तो अपना एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, ल्यूसीन भी एसेंशियल में आता है, एलानिन ये एक ऐसा है जो हमारा बॉडी में डेवलप हो जाता है, इसलिए नॉन एसेंशियल में आता है, लाइसिन भी हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। तो हमारा फाइनल आंसर 3 है। द क्वेश्चन से ए गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस। कहता आइडियल गैस जो लेते हैं उससे इसका मोलर वॉल्यूम 20% कम है, स्मॉलर है, द सेम at the same condition the correct option about the gas and its compressibility factor Z is। तो हमें ये पता है कि compressibility factor Z का वैल्यू होता है PV upon nRT, PV अपॉन nRT। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक गैस एट 350 केल्विन, टेम्परेचर आपको फिक्स कर दिया है, प्रेशर भी फिक्स कर दिया है, मोलर वॉल्यूम यानी 1 मोल की बात की जा रही है, R यहां पे फिक्स है। अगर मोलर वॉल्यूम इस गैस का कम हो जाएगा जितना एक्सपेक्टेड था, तो Z का वैल्यू भी क्या आएगा, कम आएगा। तो आप ये तो बोल सकते हैं कि Z का वैल्यू 1 से कम है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, सेकंड भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर Z का वैल्यू कम आता है, यानी जो वॉल्यूम हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, तो आप ये बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेट। तो थर्ड हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। सो होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आप यहां देख सकते हैं इस पार्ट में तो ये पार्ट हटने वाला है और Cl माइनस अटैक करेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल है। इस केस में AlCl3 और Cl2 कंबाइन करके Cl प्लस बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ये अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में तो ये पाई बॉन्ड तोड़ते हुए फ्री रेडिकल जैसी रिएक्शन करना चाहेगा, और HCl की प्रेजेंस में H प्लस अटैक करके OH माइनस को निकालते हुए Cl माइनस का अटैक करता है। तो अपना फाइनल आंसर यहां पे सेकंड रहेगा। द क्वेश्चन से द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हम देख सकते हैं बेंजीन दिया गया है जिसपे 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, NH3 के साथ आप इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट केस में तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है उन पे दोनों साइड पर अटैक करते हुए इसको फर्स्ट पार्ट में तो इसमें बदल देगा, ये इस तरीके से बदल दिया जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन अच्छा बेस है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हुए इस पार्ट को हटा देगा। उसके बाद अगर आगे भी आप इसे हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन एक H यहां से एक्सेप्ट करते हुए इस तरीके से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां करता है, जिसमें यहां NH लगते हुए ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट यहां सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ये हमारा फाइनली आंसर है। द क्वेश्चन से फॉर द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज। हमें ये रिएक्शन गिवन है, इसमें N2 और H2 का कंजम्पशन होता है, NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर यहां पे मैं लिख दूं N2 की कंसंट्रेशन
कंज्यूम होती है, तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है क्योंकि ये डिक्रीज करता है N2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। आप ये भी देख सकते हैं H2 भी कंसंट्रेशन के मामले में डिक्रीज करेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है डिवाइड बाय dt, और आप यहां देख सकते हैं NH3 कंसंट्रेशन के मामले में इंक्रीज करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है डिवाइड बाय dt। लेकिन ये तीनों चीजें बराबर नहीं है क्योंकि इनके कोफिशिएंट इनको बराबर नहीं रहने देते। बराबर करने के लिए इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। इस कंडीशन पर ये सारी चीजें आपस में बराबर हो जाती है। तो आप यहां देख सकते हैं इसमें फर्स्ट केस में हाइड्रोजन और NH3, हाइड्रोजन और NH3 यहां पे दोनों के सामने नेगेटिव चार्ज है, तो ये गलत है। आप यहां सेकंड केस में देख सकते हैं N2 और NH3 यहां 2 सामने लगा है, 2 नीचे आना चाहिए था, ये भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं माइनस का साइन लगा है N2 के सामने, बिल्कुल ठीक है, और ये नीचे 2 आके, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ में आप देख सकते हो H2 के सामने 3 लगा है, ये नीचे होना चाहिए था, NH3 के भी सामने लगा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा थर्ड फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड अपॉन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम ये कंपाउंड देखते हैं, इसमें हमें गिवन है K4FeCN6। तो हम यहां देख सकते हैं K पर प्लस चार्ज होता है, Cn पर माइनस चार्ज होता है, इस बेसिस पे +4 यहां है तो -4, यानी इस पार्ट पे -4 होगा, जिसपे -6 Cn पे आने से आप ये बोल सकते हैं Fe +2 की फॉर्म में यहां होगा। हमें यह भी पता है कि Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d6, और इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये Fe+2 बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेंगे, तो आप इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं आर्गन 3d6, यानी D की अगर मैं बात करूं, D सब सेल की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नॉर्मल केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन रखे जाते, लेकिन क्रिस्टल फील्ड में, इस फील्ड में और इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंट में, तो आप ये देख सकते हैं फाइनली जब आप इसमें T2G और Eg का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इस केस में आके पेयर्ड स्टेट में चले जाते हैं और ये खाली रह जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं इस पूरे पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप फाइनली ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे ले सकते हैं। द क्वेश्चन से मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। सो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो अगर हम इसमें CaHCO3 कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लेते हैं और इसकी रिएक्शन CaOH2 इससे करवा देते हैं, तो इसके कारण CaCO3 बनता है और साथ में H2O बनकर ये चीज बाहर हट जाती है। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस इस तरीके से रिमूव की जा सकती है। तो ये CaOH से ट्रीटमेंट जो किया जाता है, इस मेथड को हम क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। सो सेकंड हमारा फाइनल आंसर है।